Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? वेल बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। बच्चों मतलब क्या है इसका कि ये रेशियो है, किस चीज की रेशियो है? दिस इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की दो बॉडीज कोलिजन होने के बाद कितनी स्पीड से एक दूसरे से सेपरेट होंगे डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की कोलिजन होने के लिए दोनों बॉडीज कितनी वेलोसिटी के साथ एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है इसका? v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। v2 v1 क्या है? v2 v1 इज वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन एंड u1 u2 इज वेलोसिटी ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन। मैग्नीट्यूड डाला है मतलब हमें साइन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है हर एक कोलिजन का अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करें इलास्टिक कोलिजन की तो इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। बच्चों याद रखना ये देखो क्यों 1 होती है। जब मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन करवाई थी तो वहां पे हमने ये प्रूफ किया था कि relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach in one dimensional elastic collision। बच्चों है ना, तो देखो यहाँ पे अगर दोनों इक्वल होंगे तो रेशियो तो ऑब्वियस है 1 आ ही जाएगी बच्चों। और कई बार आपको प्रूफ में ये पूछा जाता है बच्चों कि प्रूफ दैट फॉर वन डिमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। तो पहले आप वो बड़ी सारी डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन करने के बाद आप यहां तक प्रूफ करोगे, यहां तक प्रूफ करने के बाद आप फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला लिखने के बाद आप कह देना कि ये कितना होगा? 1 होगा बच्चों। उसके बाद अगर बात करें इनइलास्टिक कोलिजन की तो बच्चों इनइलास्टिक कोलिजन की जो ई की वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है, दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। 1 और 0 के बीच में होगी बच्चों। ऐसा क्यों? देखो क्योंकि हमें पता है इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज आता है, और अगर काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होगा बच्चों तो ऑब्वियस है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाली वो कम होगी एज कंपेयर टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कमी हुई है ना, लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। तो बाद में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी सेपरेशन की वो तो ऑब्वियस है कमी होगी, इसलिए इसकी ई की वैल्यू 1 से कम और 0 से बड़ी होती है। उसके बाद बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या होता है बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक? परफेक्टली इनइलास्टिक वो कोलिजन था जिसमें दो बॉडीज टकराने के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती थी और दोनों इकट्ठे मूव करते थे, है ना। तो बच्चों अगर दोनों वो इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, मुझे ये बताओ। तो देखो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। अगर दोनों बॉडीज इकट्ठे मूव कर रहे हैं बच्चों कोलिजन के बाद तो v2 एंड v1 बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों इकट्ठे तो मूव कर रहे हैं। और अगर v2 और v1 दोनों इक्वल होंगे तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा? 0। ये 0 हो गया तो मतलब e भी कितना हो गया? 0। तो ये याद रखना फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली वर्ड है साथ में, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए e की वैल्यू 0 होगी। क्यों? बिकॉज इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है, क्योंकि बोथ बॉडीज विल स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर। उसके बाद बात करें सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन कौन से थे बच्चों? जो मैजिकल बॉल वाला था, आप नीचे फेंकते थे झुम 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 ऐसे करके, जो मैजिकल बॉल पिंग पोंग बॉल जो होती है वो मूव करना शुरू कर देती है ना। तो उस केस में क्या होता है, उस बॉल की कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर बाद में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है इसका मतलब क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस केस में बड़ी होगी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में छोटा होगा, इसीलिए जो रेशियो है वो 1 से बड़ी आती है, इसीलिए इस केस में ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है बच्चों। तो समराइज करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन ई इज बिटवीन 0 एंड 1, फॉर perfectly inelastic collision E is equal to 0 and for super elastic collision E is greater than 1 बच्चों। Is it clear बच्चों? अब देखो आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मान के चलते हम कि ये हमारे पास एक फ्लोर है, ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड है। मैंने ग्राउंड पे एक बॉल को फेंका नीचे की तरफ, ग्राउंड पे बॉल को फेंका मैंने u स्पीड से। ये u स्पीड है, लेट इट बी बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने बॉल को नीचे फेंका बच्चों, और नीचे फेंकने के बाद जब ये फ्लोर के साथ टकराएगी, टकराने के बाद बच्चों ये ऊपर गई तो ऑब्वियस है बच्चों वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, है ना, क्योंकि कोलिजन हुआ है। और कोलिजन हुआ है तो इसकी जो वेलोसिटी थी जिसके साथ ये ऊपर जाने लगी है वो लेट कर लो, वो v है बच्चों। ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं एक सिंपल सा, मैंने एक बॉल को ऊपर से फेंका नीचे, तो टकराते वक्त
टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसकी बॉल की। अब टकराने के बाद कितनी स्पीड से वो ऊपर जा रहा है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये मुझे पता नहीं कितनी है, पर इतना बोला गया है कि ये ऊपर गई है अप टू कितनी हाइट तक, अप टू 5 मीटर हाइट तक बच्चों। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक बॉल नीचे टकराते वक्त जो उसकी स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, टकराने के बाद वो कितना ऊपर रीबाउंड करी, 5 मीटर तक ऊपर रीबाउंड करी। तो बताओ इस केस में ई कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा बच्चों। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ई होता है हमारा v2 माइनस v1 बाय u2 माइनस u1 या u1 माइनस u2, है ना। मैग्नीट्यूड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे u2 माइनस u1 कर दो चाहे u1 माइनस u2 कर दो। अब देखो बच्चे u2 क्या है, u2 है फ्लोर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि v1 एंड v2 आर फाइनल वेलोसिटीज, u1 एंड u2 आर इनिशियल वेलोसिटीज, किसकी, जिनके बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन किस किस के बीच में हो रहा है, कोलिजन हो रहा है बॉल एंड फ्लोर के बीच में। तो देखो टकराने के बाद या टकराने से पहले फ्लोर तो रेस्ट पे ही है, फ्लोर ने तो कहीं नहीं जाना, इसका मतलब u2 भी जीरो है और बच्चों v2 भी क्या है, जीरो। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा v1 बाई u1, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, या माइनस v1 आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड है तो माइनस हट जाएगा, माइनस का कोई काम नहीं। इसका मतलब बच्चों अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आप किसी बॉल को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्राउंड एंड फ्लोर, टकराने के बाद भी वो जो बॉडी है जिसके साथ आप उसको कोलाइड करवा रहे हो वो रेस्ट पे रहे, फॉर एग्जांपल फ्लोर एंड बॉल, यही दो केसेस है बच्चों, या तो फ्लोर होगा या बॉल होगा, इसके अलावा तो कोई केस नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि एक बॉल को फ्लोर के साथ आप कोलाइड करवा रहे हो या आप दीवार वॉल के साथ कोलाइड करवा रहे हो, तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकलता है, वो सीधा ही निकलेगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन। सिंपल सी बात, जो बॉडी कोलाइड कर रही है, ठीक है, हमें फ्लोर और बॉल को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम ये लगा देंगे सीधा फॉर्मूला। अब यहां पे देखो u1 तो है आपके पास, कितना है 20 मीटर सेकेंड, ये तो है हमारे पास, पर हमारे पास v1 नहीं है बच्चों, जो ये वाली वेलोसिटी है कि जितनी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जाएगा। तो अब वो कैसे निकालोगे बच्चों, अब देखो यहां पे जाके कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया वो, 5 मीटर की हाइट तक गया वो, है ना। तो यहां से यहां तक इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों तो बॉडी की यहां पे मैकेनिकल एनर्जी और यहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड बच्चों। तो यहां पे बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो ऊपर जा रही है मूव करके, हाइट तो जीरो है। तो यहां पे इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल जीरो है। और एट मैक्सिमम हाइट 5 मीटर पे जब वो पहुंचेगा तो वहां पे उसकी किनेटिक जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे बॉडी रुक जाती है। तो सारी की सारी किनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे आ जाएगा mgh बच्चों, तो ये m से m कैंसल, तो v1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2gh, तो v1 किसके इक्वल आ गया, रूट 2gh। तो मुझे अब पता लग जाएगा ना कि कितनी वेलोसिटी के साथ बॉडी ऊपर जाना शुरू हुई थी, है ना। बस मुझे हाइट की वैल्यू को पुट करना है। तो आप यहाँ पे देखो u1 आपका 20 हो जाएगा और v1 हो जाएगा बच्चों 2gh। हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 2g को 10 ले लो, h कितना है 5, नीचे आ गया 20, तो 5 2 10 इंटू 10 100, 100 का रूट 10, तो ये 20 दिस एंड 0.5 बच्चों। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है 0.5। यूनिट इसका होता नहीं है कुछ, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। उसके बाद 0.5 का मतलब क्या है कि कोलिजन किस नेचर का है, कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है। इज इट क्लियर बच्चों। तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब अगर रीबाउंडिंग वाले क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो इसके मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको अब करवाऊंगा, जिसके बेस पे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बच्चों, आपको बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज रीबाउंसिंग ऑफ बॉल, एक ऐसा टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ध्यान से समझना इसको, इसमें है क्या, देखो आपने h0 हाइट से एक बॉल को रिलीज किया, क्या किया, रिलीज किया बच्चों। अब इसके नीचे जाके फ्लोर के साथ कोलिजन होंगे तो इसमें एनर्जी का लॉस होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये बॉल ऐसे आएगी, पहले नीचे टकराएगी, टकराने के बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, पहले जितना ऊपर नहीं जाएगी अब थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, टकराएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे टकराएगी, फिर ऊपर आएगी, धीरे 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 करते करते ये रुक जाएगी।
तो मल्टीपल रीबाउंसिंग होगी ना इसकी। तो यही चीज हम यहाँ पे समझाएंगे बच्चों। होगा ये ऐसे ही बच्चों, एक ही पॉइंट से नीचे जाएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। मैं यहाँ डायग्राम पे वो चीज नहीं शो कर सकता कि एक ही पॉइंट पे ऊपर नीचे, तो मैं इसको थोड़ा आगे बना दूंगा इस तरह। देखो बच्चों कि ये यहाँ पे आई, टकराई, टकराने के बाद यहाँ गई, यहाँ से फिर ये नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे पहुंची पहला, फिर ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई यहाँ, फिर ऐसे 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 गई, नीचे आई यहाँ, सोन। हो ये एक्चुअल में एक ही पॉइंट पे रहा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता था तो मैंने इस तरह कर दिया बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो बच्चों, आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ nth बाउंस पे, nth बाउंस मतलब कोई भी हो सकता है कि सेकंड रीबाउंस, थर्ड रीबाउंस, फोर्थ रीबाउंस पे वो कितनी हाइट पे वापिस आएगा। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास HN इज इक्वल टू E की पावर 2n इंटू एच नॉट। ई यहाँ पे होगा कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, वो गिवन होगा। एच नॉट क्या है? इनिशियल हाइट जहां से आपने उसको ड्रॉप किया है। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही बाकी की सारे फॉर्मुलेज है। ये है स्पीड ऑफ रीबाउंड आफ्टर nth बाउंस, कि nth बाउंस के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी जिसके साथ वो ऊपर जाएगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पे। फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बाउंस करते करते एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगी, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस क्या होगा? ये ऊपर गई, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, सारा डिस्टेंस ऐड होगा ना ऊपर नीचे वाला, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे ये रहा। उसके बाद टाइम आफ्टर विच बॉडी कम टू रेस्ट, कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगी, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल व्हेन इट स्टॉप्स, जब वो रुक जाएगी तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था और रुका वो नीचे रुकेगी, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो एच नॉट है, तो वो डायरेक्ट एच नॉट। अब बच्चों इसके जो फर्स्ट टू फॉर्मुलेज हैं ये आपको स्कूल में प्रूफ में पूछे जाएंगे, और ये वाले जो है बच्चों ये कॉम्पिटिटिव के हैं, तो इनके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड का प्रूफ मैं आपको यहां पे समझाता हूं। अब देखो बच्चों, यहां से तो आपने बॉडी को रिलीज किया, अगर आपने यहां से बॉडी को रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0 है बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पे देखो ये नीचे आई, ये यहां नीचे आई, नीचे आते वक्त इसकी देखो ऊपर से जब आपने इसको रिलीज किया तो ऑब्वियस है कि स्पीड बढ़ेगी। तो जब ये नीचे आया पहले कोलिजन के लिए तो यहां पे इसकी वेलोसिटी थी v नॉट। लेट इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट कोलिजन के टाइम। तो ये हुआ इसका फर्स्ट कोलिजन, यहां से इसका फर्स्ट रीबाउंस हो गया शुरू, है ना, टकराया पहले, यहां से पहला रीबाउंस हो गया उसका। तो रीबाउंस के वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ बच्चे, लेट इट बी v1। समझे ये बात? पहले कोलिजन में आते वक्त उसकी वेलोसिटी v नॉट थी और बाउंस होने के बाद उसकी वेलोसिटी v1 है बच्चों। अब यहां से ये ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, फिर दोबारा ये नीचे आएगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा बच्चों? v नॉट के साथ ही आएगा नीचे। क्यों बच्चों? क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब वो ऊपर जा रहा है तो क्या रास्ते में उसका किसी के साथ कोलिजन होगा? नहीं होगा बच्चों। उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो जितनी इस पॉइंट पे उसकी किनेटिक एनर्जी है, दोबारा जब वो नीचे आएगा उतनी ही किनेटिक एनर्जी के साथ नीचे आएगा। तो कोलिजन नहीं हुआ, मतलब यहां पे दोबारा वो कितनी वेलोसिटी के साथ आया? v1 वेलोसिटी के साथ। तो सेकंड बाउंस के लिए वो v1 वेलोसिटी से टकराने आ रहा है, और हम बोलते हैं कि लेट वो कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर गया? v2 वेलोसिटी के साथ ऊपर गया। फिर ऐसे ही बच्चों ये ऊपर से घूम के नीचे आएगा, इसकी नीचे यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी? v2। ये थर्ड बाउंस है, थर्ड बाउंस के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी हो गई? v3 बच्चों। समझ लगी ये बात या नहीं समझ लगी? लगी होगी बच्चों। ऐसी अगर मैं बात करूं कि ये nth बाउंस है, मान लो ये वाला 1 2 3 4 so on nth। अब देखो nth बाउंस है बच्चों, तो कितनी स्पीड से यहां आएगा वो नीचे टकराने? देखो जब फर्स्ट बाउंस था तो v नॉट से आया, जब सेकंड बाउंस था तो v1 से आया, थर्ड बाउंस था तो v2 से आया, अब nth बाउंस है तो vn-1, एक कम से आएगा ना वो बच्चों। और वापिस ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा? वो ऊपर भी दोबारा जाएगा, तो वो vn स्पीड से ऊपर जाएगा। तो nth कोलिजन के बाद या बोले nth बाउंस के बाद वो कितनी हाइट पे दोबारा ऊपर गया? वो हाइट होगी hn, मतलब इस बाउंस के बाद वो दोबारा कितना ऊपर गया वो हाइट होगी आपकी hn। कितनी स्पीड के साथ गया ऊपर वो आपकी होगी vn बच्चों। ठीक है, तो ये nth बाउंस का ही सारा गेम है कि कितनी हाइट तक गया, लेट इट बी hn। कि मान लो वो इतनी हाइट तक गया, ये वाली हाइट तक, बस इतनी हाइट तक गया। ठीक है, ऊपर कितनी स्पीड से? vn स्पीड से, कितनी हाइट? hn। तो ये चीजें बतानी है आपने बस यहां पे। तो उसके लिए देखो अब स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कोलिजन की e की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अब आपको पता है क्योंकि फ्लोर तो मूव करेगा नहीं, तो फ्लोर की फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी। तो e क्या बचेगा? e होगा बॉल की फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद ओवर बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन के बाद, जो अभी मैंने पीछे समझाया। वैसे तो प्रॉपर फॉर्मूला क्या होएगा?
प्रॉपर होगा फाइनल वेलोसिटी जो फ्लोर की माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लोर। फ्लोर की जीरो है इसलिए वो कंसीडर नहीं किया, तो ई की वैल्यू सिर्फ यही आएगी बच्चों, ठीक है। ऐसी सेकंड कोलिजन की बात करें बच्चों, तो सेकंड कोलिजन के लिए क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू कितनी वेलोसिटी के साथ बॉल जा रही है v2, कितने से आ रही थी टकराने के लिए v1। ई सेम रहेगा क्योंकि बच्चे ई जो है वो कोलाइडिंग बॉडीज पे डिपेंड करता है और कोलाइडिंग बॉडीज दोनों केसेस में सेम है। ऐसे ही बच्चों अगर थर्ड कोलिजन की बात करें तो ई क्या आएगा v3/v2। थर्ड कोलिजन में कितनी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जा रहा है वापस v3, कितनी से आया था v2 बच्चों। सो ऑन। ऐसे में अगर nth कोलिजन की बात करूं तो वो क्या होएगा, कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है बच्चों vn, कितनी से नीचे आया था vn-1। अब बच्चे अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 2 3 सो ऑन nth इक्वेशंस बनेंगी, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ऑल दीज इक्वेशंस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ई, कितनी बार ई आएगा, कितनी इक्वेशंस है n, तो ये ई आएगा n टाइम्स, और इधर क्या आ जाएगा v1/v0 इंटू v2/v1 इंटू v3/v2 सो ऑन vn/vn-1। इज इट क्लियर बच्चों। ये हो जाएगा आपका e की पावर n, क्योंकि e n टाइम्स आ रहा है, इक्वल टू देखो ये v1 से v1 कट गया, v2 से v2, v3 से ऐसे v3 कट जाएगा, ऐसे चलोगे तो vn-1 से vn-1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, इधर से ऊपर बचेगा vn और इधर से नीचे बचेगा v0 बच्चों। तो ये चीज आ गई, यहां से बच्चों vn कितना आ गया, vn आ गया en v0 बच्चों। तो एक तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि nth बाउंस पे उसकी कितनी स्पीड होगी, उसका फॉर्मूला है e की पावर n इंटू v0। v0 क्या होएगा, कितनी वेलोसिटी से वो टकराने आया। आपको वो वेलोसिटी देगा नहीं, आपको तो वो हाइट देगा। अगर यहां से रिलीज किया उसको h0 हाइट से, अगर उसको रिलीज किया तो क्या होएगा, वही सेम बच्चों, यहां पे जो पोटेंशियल होगी वो सारी की सारी यहां किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किनेटिक में। तो आप वही करोगे, mgh0 पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इक्वल टू किनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व रहनी है, यहां सारी पोटेंशियल है, यहां सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किनेटिक में। तो ये जब कैंसिल हुआ तो वही सेम चीज आ गई कि v0 किसके इक्वल होगा, 2gh0 के। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ऐसा हो ना, यहां से रिलीज किया, यहां कितनी होगी, √2gh0, यहां से अगर ऊपर जा रहा है h हाइट तक, कितनी वेलोसिटी होगी नीचे, सेम √2gh0। तो vn कितना आ गया बच्चों, e की पावर n इंटू यहां पे √2gh0। तो यही है बच्चों आपका सेकंड रिजल्ट। देखो, स्पीड ऑफ रीबाउंड आफ्टर nth बाउंस इज e की पावर n √2gh0। तो अगर आपसे कभी भी बोला गया, अगर मैं बोल दूं कि एक बॉल को मैंने यहां से फेंका, फेंकने के बाद बताओ उसके थर्ड रीबाउंड्स में कितनी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर आएगा, तो आपने बस क्या करना है, ई आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, h0 आपको गिवन होगा, n की वैल्यू आपने पुट कर देनी, कितना रीबाउंड्स बोला 3, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों। तो हो गया पहला काम। अब दूसरा है बच्चों हाइट आफ्टर nth बाउंस। तो उसके लिए देखो, अगर ये यहां पे nth बाउंस के बाद vn स्पीड से ऊपर जा रहा है तो कितनी हाइट तक जाएगा बच्चों, ये ऊपर सेम ऐसी किनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल करोगे तो वो भी यही आ जाएगा, vn इज इक्वल टू √2gHn, कि hn हाइट तक वो जाएगा। तो आप v0 की vn की वैल्यू भी यही पुट कर दो यहां पे, 2gHn इक्वल टू e की पावर n 2gh0 बच्चों। अब यहां पे आप स्क्वायरिंग कर दो इनकी, यहां पे कर देता हूं मैं, ठीक है। ये प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करोगे तो यहां बन जाएगा 2gHn, या e की पावर 2n हो जाएगा क्योंकि जब उसका स्क्वायर होगा तो ऊपर 2 आ जाएगा साथ में, और ये रूट हट जाएगा 2gh0, ये 2g से 2g कैंसिल, तो hn इज e की पावर 2n इंटू h0। तो बच्चों ये रहा आपका पहला रिजल्ट कि nth बाउंस के बाद कितनी उसकी हाइट होगी, दैट इज e की पावर 2n इंटू h0। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज सच प्रूफ में आ जाता है, तो प्रूफ आपको आना चाहिए। बाकी बच्चे ये वाले रिजल्ट्स बच्चों ये आप एज सच याद कर लेना, क्योंकि स्कूल में आना नहीं है, कॉम्पिटिटिव में किसी ने डेरिवेशन पूछनी नहीं है, तो क्यों टाइम खराब करना। ये एज सच फॉर्मूले आपने याद रखने, लगाना क्या है वो आपको पता लग गया है, जो भी चीज पूछी है बस वो वैल्यूज को आपने पुट कर देना। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब मैं इसके करवाता हूं आपको न्यूमेरिकल्स। ना बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप टू ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर। आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है ग्राउंड पे, कितनी हाइट से, 2 मीटर में। तो ये इनिशियल हाइट है जिसको हम h0 लिखते हैं। टू व्हाट हाइट विल बॉल रीबाउंड
तो बॉल कितनी हाइट तक रीबाउंड करेगा, मतलब कितना रीबाउंड उसने पूछा, कौन सा रीबाउंड पूछा है, पहला ही रीबाउंड पूछा है उसने कि टकराने के बाद कितनी हाइट तक बॉल रीबाउंड कर जाएगी। यहाँ कोई मेंशन नहीं किया थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो कॉमन सेंस की बात है कि उसने पहला ही रीबाउंड बोला होगा आपको कि बॉल गई टकराने के बाद कितनी हाइट तक पहुंची। तो मतलब एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है 1, और आपसे H1 पूछा गया, E आपको गिवन है, तो क्यों ना ये फॉर्मूला लगा दें हाइट आफ्टर nth बाउंस वाला। तो हाइट आफ्टर nth की जगह 1 आएगा, तो हाइट आफ्टर फर्स्ट रीबाउंस क्या होएगा, H1 इज इक्वल टू E की पावर 2n, 2 इंटू 1 इंटू H0। तो E की पावर 2 इंटू H0 बच्चों, E की पावर 2, E इज 0.6 की पावर 2 इंटू H0 इज 2 बच्चों, तो 0.36 इंटू 2 बच्चों, 6 2 12, 3 2 6 7, तो 0.72 मीटर तक वो वापस जाएगा और फिर वहां पे वो रुक जाएगा। तो देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगाना पड़ता, वो थोड़ा लेंथी कम हो जाता है, पर जब आपको ई गिवन है ना, तो सर का करवाया ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रीबाउंड था, सेकंड होता तो एन की जगह 2 हो जाता, थर्ड होता तो 3 हो जाता, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, a ball is dropped from height of 3.6 meter, it rebound from ground to height 1.6 meter, find E। तो इसमें आपको इनिशियल हाइट गिवन है 3.6 मीटर, उसके बाद आपको ये भी बोला गया कि रीबाउंड के बाद वो कितनी हाइट तक पहुंच गया 1.6 मीटर, तो ये भी फर्स्ट रीबाउंड ही होगा, ठीक है। ई पूछा है आपसे बच्चों, तो अगेन हाइट इसमें आपको बाउंस की गिवन है, तो मैं उसी के फॉर्मूला लगा देता हूं। तो वी नो HN इज E की पावर 2n इंटू H0, हमारा n कितना है 1, क्योंकि फर्स्ट रीबाउंड है, तो H1 इज इक्वल टू E की पावर 2 इंटू H0, तो E की पावर 2 इज H1 बाय H0, E इज इक्वल टू रूट H1 बाय H0, यहाँ वैल्यूज को पुट कर दो बच्चों, तो ये बन गया H1 इज 1.6 एंड दिस इज 3.6, डेसिमल हटेगा 10 10 दोनों में आएगा, तो ये भी 16 और ये 36, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे रूट, और 36 का 6 आ जाएगा बच्चों, ये बन गया आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट योर वैल्यू। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो बच्चे नाउ दिस इज फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, उनको नहीं पूछा जाता ये चीज, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। देखो इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें बच्चों, आपने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ लिया कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ बॉडी कैसे निकलेंगी, आपने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में पढ़ लिया कि बॉडी की कोलिजन होने के बाद वेलोसिटीज कैसे निकलेंगी, वहां पे तो स्टिक टुगेदर हो जाते थे, वो दोनों जुड़ जाते थे। पर अगर इन इलास्टिक कोलिजन नॉर्मल हुआ जिसमें E की वैल्यू 0 नहीं होती, E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी होती है, और उन केसेस में अगर आपसे पूछ ली वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए बच्चों देखो आपके पास एक जर्नल फॉर्मूला है, आप इस जर्नल फॉर्मूला को याद करो। इस जर्नल फॉर्मूला में E आएगा, और अगर वो इलास्टिक कोलिजन हुआ तो आप E की वैल्यू को 1 पुट कर देना, अगर वो इनइलास्टिक कोलिजन है तो वो आपको जो E की वैल्यू देगा वो यहां पे पुट कर देना, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है बच्चों तो यहां पे E की वैल्यू को 0 पुट कर देना, आपके पास वही फॉर्मूलेस बन जाएंगे। तो ये जर्नल फॉर्मूला मैंने बना दिया यहाँ पे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, एक याद करना है, दूसरे के लिए आपको पता है कि 1 को 2 के साथ रिप्लेस कर दो और 2 को 1 के साथ रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे M1 है तो यहाँ M2 आ जाएगा, यहाँ M2 है तो M1 आ जाएगा, नीचे M1 प्लस M2 है, चाहे M2 प्लस M1 कर दो कोई बात नहीं। तो एक फॉर्मूला याद करना है, दूसरा सीधा आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का भी जनरल फॉर्मूला बना दिया हमने कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, आप इसमें E की वैल्यू पुट कर दो अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन है, जैसे आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो यहाँ पे भी देखो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, अ बॉल ऑफ मास m कोलाइड विद स्टेशनरी आइडेंटिकल बॉडी, मतलब यहाँ पे दो बॉडीज हैं, दोनों का मास सेम है m, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी है उसने, देखो टकराया विद स्पीड v नॉट, तो मतलब एक की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, दूसरा स्टेशनरी है तो दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। आपसे पूछा गया वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, और क्वेश्चन में E की वैल्यू 1/2 दी है, तो अगर मैं ना करवाऊंगी ये चीज तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगी, है ना। तो अब देखो आपके पास फॉर्मूला होगा, तो V1 निकालते हैं, V1 इज M1 की जगह M माइनस E को अभी मैं E पुट करता हूं यहाँ पे, फिर M2 की जगह M, नीचे M प्लस M 2M आ जाएगा बच्चों, इंटू U1, U1 कितना है बच्चों, U1 इज V नॉट प्लस दूसरी टर्म सारी 0 हो जाएगी क्योंकि U2 0 है, तो ये 0 हो गया बच्चों।
यहाँ पे अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ई की, तो ई इज 1/2m बच्चों। m माइनस हाफ एम कितना हो जाएगा, हाफ एम, नीचे 2m, ये m से m बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 1/4। तो v1 इज, ये साथ में v0 भी, इसको मत भूल जाना, तो v0/4, तो v1 पता लग गया कितनी है। ऐसे ही बच्चों आप v2 निकाल दोगे। अब तो v2 के लिए देखो, ये पहली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें u2 आ रहा है, u2 जीरो है, बचा ये वाला, तो 1 प्लस e इज 1/2, m1 is m, u1 is v0 by m plus m is 2m, दोनों मासेस सेम है ना, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3/2 m v0, नीचे 2m, m से m कैंसिल, तो 3/4 v0। तो इतना इजी क्वेश्चन है जो आप छोड़ दोगे अगर आपने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों सेकंड पार्ट, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंपल्स रिलेटेड है। अब इंपल्स क्या होता था बच्चों, किसी बॉडी पे कितनी इंपल्स लग रही है वो कैसे निकलता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। जिस पे भी इंपल्स पूछी है, आप उस पे इंपल्स कैसे निकालते थे, पीछे आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ के आए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ के आए हैं, वो क्या थी, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो आप किसी एक बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, क्योंकि आपको पता है इंपल्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती थी, जितना एक बॉडी दूसरे पे इंपल्स लगाएगी उतनी दूसरी बॉडी पहले पे लगाएगी, तो आप किसी एक का इंपल्स निकाल दो। तो मैं फर्स्ट बॉडी का इंपल्स निकालता हूं, तो फर्स्ट बॉडी का इंपल्स कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम फर्स्ट का माइनस इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट का, फाइनल होगा mv1, इनिशियल होगा mu1, मासेस तो m ही था ना, m1 नहीं लिखा मैंने इसलिए क्योंकि मास m ही था, तो v1 माइनस u1 आ जाएगा ब्रैकेट में, और m बाहर आ जाएगा, वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे। v1 कितना है बच्चों, v1 is v0/4 एंड u0 is v0, तो ये आ गया बच्चों -3m v0/4 बच्चों। माइनस साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि अगर बॉडी ऐसे गई तो इंपल्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए वहां पे क्या आया बच्चों, नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है, समझ लगी ये चीज। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चे थर्ड इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, हाफ m1 m2 दोनों ही m है, तो m इंटू m, नीचे m प्लस m 2m हो जाएगा, u1 इज v0 है ना, u2 कितना है 0, तो इसका स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। बेशक फॉर्मूले बड़े हैं पर निकलेंगे आंसर आराम से, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 m इंटू m इज m स्क्वायर बाय 2m v0 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, ये एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ m v0 स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 4 माइनस 1 3/4, so your answer is 4 4 the 16, 1/16 mv0 का स्क्वायर बच्चों। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो वंस अगेन दिस इज फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, याद कर लो, अच्छे से लिख लो, ये एज सच ही आएगा। तो बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ लो। तो बच्चे अब ऐसे क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछे जाते हैं, इंपल्स फाइंड करनी है इन ईच केस। तो उसके लिए देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपने एक बॉल को वॉल पे बिल्कुल ऐसे नॉर्मली परपेंडिकुलरली जो है हिट किया, कोलाइड किया, और E इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द कोलिजन ऑफ बॉल एंड द फ्लोर, और ये v1 स्पीड से वापस है और इंपल्स आपको बोला है निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखो E किसके इक्वल होगा, अगेन फॉर द बॉल एंड द वॉल या बॉल एंड द फ्लोर, जिसमें क्या है कि बॉल या फ्लोर आ जाए या बॉल एंड वॉल आ जाए, ना तो बॉल ने मूव करना है ना ही फ्लोर ने मूव करना है, सिर्फ कौन मूव करता है, बॉल। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बन जाता था, अभी जो मैंने आपको बताया, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ओवर वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे v1 कितना आ गया, E टाइम्स u1। तो मतलब आपको ये पता लग गया कि ये कितनी वेलोसिटी के साथ वापस जा रहा है। अब आपने निकालना है बच्चों इंपल्स, तो बॉल पे कितना इंपल्स लगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम विच इज फाइनल माइनस बच्चे इनिशियल, ऐसे ही होगा ना बच्चों। तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो फाइनल की बात करें, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल में आएगा mv1 और इनिशियल में आएगा mu1 बच्चों, ये चीज आएगा बच्चों। अब देखो ध्यान से, m कॉमन निकल जाएगा, बचेगा v1 माइनस u1, m जो v1 है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, इधर इधर,
मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो ये इस तरफ है बच्चों, अगर ये इस तरफ है तो आपको v1 की वैल्यू को माइनस में लेना पड़ेगा। समझे बात या नहीं? समझ गए होंगे। तो यहाँ पे e माइनस ई यू वन, और u1 तो इस तरफ ही है, तो u1, तो यहां से देखो क्या आएगा, ये u1 कॉमन निकलेगा, माइनस भी कॉमन, क्या आ गया ये 1 प्लस ई। तो ऐसे आप निकालोगे इस केस में इंपल्स बच्चों। समय लगी ये चीज। तो फाइनल में आपको पता होना चाहिए इधर जा रही है, ऐसे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में किए हैं हमने, जिसमें इंपल्स निकालने को बोला था, सेम मोमेंटम निकालने वाले क्वेश्चन, तो उसमें भी हम इधर वाली साइड को माइनस में लेते थे और इधर वाली साइड की वेलोसिटी को प्लस में लेते थे। ठीक है, तो ये तो सिंपल केस था। अब बढ़ते हैं यहां पे बच्चों। यहां पे आप किसी एंगल पे फेंक रहे हो बच्चों, और अगर कोलिजन इन इलास्टिक है, इलास्टिक होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो आप पीछे करके आओ ऐसे क्वेश्चन जिसमें किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, जितने एंगल पे आती उतने एंगल पे जाती है। पर ये इन इलास्टिक के क्वेश्चन है, अगर इन इलास्टिक के क्वेश्चन है तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे वो नहीं जाती बच्चों, एंगल चेंज हो जाता है। वो कितने एंगल पे जाती है? अगर वो अल्फा एंगल पे जाती है तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा? tan थीटा बाई ई। तो ये रिजल्ट एक तो आपने याद रखना है बच्चों। अगर थीटा एंगल अंदर बन रहा है इसके साथ तो अल्फा भी अंदर ही बनना चाहिए। ध्यान देना, अगर थीटा एंगल इधर बना तो उस केस में आपका अल्फा एंगल भी इधर ही बनेगा और इतना ही बनेगा, रिलेशन यही रहेगा बच्चों। समझे बात? बस आपने ये ध्यान रखना, अगर थीटा इधर है तो अल्फा इधर, अगर थीटा इधर है तो अल्फा आपका भी इधर बनेगा। ठीक है, समझे बात? अब उसके बाद बढ़ते हैं यहां पे कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी में देखो बच्चों, अब वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी अगर v है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इस वॉल के क्या होएगा? पैरेलल, एक होगा इस वॉल के परपेंडिकुलर बच्चों। ऐसे ही होगा ना। ऐसे इनिशियल की बात करें, इनिशियल में एक कंपोनेंट इसके क्या होएगा? परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट इसके क्या होएगा? पैरेलल बच्चों। समझे बात मेरी? अब जो तो बच्चों पैरेलल कंपोनेंट होंगे टकराने वाली फ्लोर या वॉल के साथ, वो तो बिल्कुल सेम होंगे, मतलब v पैरेलल इसका भी और इसका भी सेम होगा। पर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इनिशियल के e टाइम्स हो जाता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे यहाँ पे v1 इज e टाइम्स u1 ना, यहाँ पे भी यही है, पर यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट e टाइम्स होगा, जो आपका पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? सेम बच्चों। समझे मेरी बात या नहीं? अब देखो, अगर ये थीटा है बच्चों तो यहाँ पे ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। तो u परपेंडिकुलर क्या है आपका इस केस में? u परपेंडिकुलर इज u cos थीटा, इसका इस तरफ cos थीटा वाला कंपोनेंट, और u पैरेलल क्या जाएगा? u sin थीटा बच्चों। समझे बात मेरी या नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो अब देखो, अगर आपने v लिखना है तो v कैसे लिखा जाएगा? v लिखा जाएगा बच्चों v पैरेलल वाला कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या होता है? माइनस जे कैप, तो v पैरेलल इंटू माइनस जे कैप, प्लस साथ में कौन सा आएगा? v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर वाला बच्चों किस तरफ है? इस तरफ है। अगर इस तरफ है तो क्या होता है यहाँ पे? माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस आई क्या बच्चों? तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा? माइनस v परपेंडिकुलर आई कैप माइनस v पैरेलल जे कैप। आई आगे लिख दिया, जे पीछे लिख दिया। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब आप बोलोगे सर ये v परपेंडिकुलर पैरेलल निकलेगा कहां से? वो आप यहां से निकाल दोगे। v पैरेलल किसके इक्वल होगा? u पैरेलल के। v परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? e टाइम्स u परपेंडिकुलर के। तो यहां से देखो अब v पैरेलल कितना हो जाएगा? v पैरेलल आपका हो जाएगा v पैरेलल आपका हो जाएगा इसके इक्वल, u पैरेलल के। तो दिस इज u sin थीटा। और वही बात करें v परपेंडिकुलर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? e टाइम्स u परपेंडिकुलर, मतलब e टाइम्स u cos थीटा बच्चों। समझे मेरी बात या नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो वंस यू फाइंड v वेक्टर, उसके बाद इंपल्स कैसे निकलेगा? इंपल्स तो बहुत सिंपल है, फिर mv फाइनल माइनस mv इनिशियल बच्चों। v इनिशियल मतलब आपका जो u होगा, u आपको पता है, u कैसे लिखा जाएगा? u वेक्टर को आप लिखोगे, ये वाला इस तरफ जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो u परपेंडिकुलर आई कैप। ये नीचे जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो u पैरेलल माइनस ऑफ जे कैप, तो माइनस इधर आ गया, यहां वैल्यूज पुट कर देना, u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप बच्चों। ठीक है, तो ये रिलेशन है बच्चों। तो ये ध्यान रखना आप कि आपको फाइनल वेलोसिटी कैसे पता चलेगी। फाइनल वेलोसिटी निकलनी इनिशियल वेलोसिटी से ही है।
फाइनल वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा इसके साथ, वॉल के साथ, वो सेम रहेगा इनिशियल कंपोनेंट के, पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ई टाइम्स बन जाएगा इनिशियल। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लगी ये बात? अब एक ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम अपने बॉल को जो है वो कहां पे फेंका है, अब फ्लोर पे फेंका है, ये वॉल पे फेंका था, अब ये फ्लोर पे फेंका है। तो बच्चों अब यहां पे देखो, अब यहां पे भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे इसके, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये फाइनल है ना बच्चों, ठीक है। अब यहां पे परपेंडिकुलर वाला कौन सा होगा, क्योंकि अब फ्लोर का क्वेश्चन है, ग्राउंड का क्वेश्चन है, तो परपेंडिकुलर वाला ये होगा, ये परपेंडिकुलर है ना इसके, और ये पैरेलल हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली यू की बात करें तो ये होगा यू का परपेंडिकुलर और ये होगा यू का पैरेलल बच्चों। इज इट क्लियर? अब परपेंडिकुलर वाला कितना होगा यू का, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बच्चों, अगर ये थीटा इस तरफ है तो यू का इस तरफ कंपोनेंट कौन सा जाएगा, इस तरफ कॉस वाला जाएगा, तो यू परपेंडिकुलर इज यू कॉस थीटा, और इस तरफ साइन वाला जाएगा तो यू पैरेलल इज यू साइन थीटा। बस एंगल वाली साइड कॉस वाला और दूसरी साइड साइन वाला, ठीक है। सिमिलरली अब इसकी बात करें तो अब जो आपका v पैरेलल होता है वो किसके इक्वल होगा, u पैरेलल के। पैरेलल वाले कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो v पैरेलल u पैरेलल के इक्वल, बट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट u के e टाइम्स हो जाएगा। तो अब v पैरेलल कितना आ गया, v पैरेलल इज u sin थीटा, बट v परपेंडिकुलर इज eu cos थीटा। अब आपने लिखनी है पूरी वैल्यू v की, वो कैसे लिखी जाएगी उसके लिए देखो, अब ये वाला i में जा रहा है, पॉजिटिव i में, तो v पैरेलल इनटू प्लस i कैप, फिर प्लस ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो v परपेंडिकुलर इनटू प्लस j कैप। वैल्यूज को पुट करो, v पैरेलल इज u sin थीटा i कैप एंड v परपेंडिकुलर इज eu cos थीटा j कैप। सिमिलरली u वेक्टर लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, ये देखो ये इस तरफ जा रहा है, u पैरेलल प्लस में ही है तो u पैरेलल i कैप, बट परपेंडिकुलर वाला नीचे जा रहा है नेगेटिव में, तो माइनस यू परपेंडिकुलर जे कैप। यहाँ वैल्यूज को पुट कर देना, वैल्यूज को पुट करोगे तो यू गेट यू साइन थीटा आई कैप माइनस परपेंडिकुलर में यू कॉस थीटा जे कैप। इंपल्स के लिए क्या करोगे आप, एम वी वेक्टर में से एम यू वेक्टर माइनस कर दोगे तो आपको इंपल्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कभी फाइनल वेलोसिटी पूछेगी तो आपने ये निकाला है वेक्टर में, वेक्टर में निकला है, उसके बाद आपको पता है कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई स्टूडेंट्स, ठीक है। जेई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछते, पर कुछ पता नहीं होता कई बार किस्मत का, तो आप भी इसको समझ लेना, ठीक है बच्चों। तो आई होप विद दिस अब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्कूल लेवल से लेके हमने कॉम्पिटिटिव लेवल तक के सारा कंसेप्ट इसमें कवर कर दिया, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।